पब्लिक भी कर देते हैं। तो तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 में एंटर करने से पहले हम देख रहे हैं पीरियड टेबल, क्योंकि चैप्टर 1 और इवन 9th और 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर हमें पीरियड टेबल आती है तो हमारा 50% से ज्यादा काम सिर्फ और सिर्फ पीरियड टेबल की मदद से खत्म हो जाता है। तो पीरियड टेबल को इस तरह याद करना है जैसे हम उसको अपने हाथों से सामने बना सके, जैसा कि अभी हम बना रहे हैं। आधा हम कर चुके हैं, थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे, अब इसको पूरा करेंगे। तो पहली लाइन होती है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह हम इसको याद रखेंगे और बनाते जाएंगे। थर्ड लाइन हम बना रहे थे बैगन आलू गाजर इन थैली। अगली लाइन होती है कजिन सिस्टर गीता सुनीता पार्वती। नेक्स्ट लाइन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ बिंदास, बिल्कुल ठीक, ये भी अच्छा है, पॉजिटिव सोच है। हाँ ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और है नी हीना नेहा और करीना। हाँ हमारे शादी भाई का बताया हुआ राइट। और करीना एक्सरे रंगीन, जेनॉन रेडॉन एक्सरे रंगीन। तो इस तरह हम इनको बना लेंगे। पहले तो सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट है। बना लेने के बाद इनके एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए एक ट्रिक पे हमने बात की थी, वो अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, कभी और रिपीट करेंगे। आज हम जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं वो है इनके चार्जेस। और चार्जेस कब? जब ये एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ते क्यों हैं? अपनी अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। कल हम इससे बात कर रहे थे, हर एक एलिमेंट अनस्टेबल है क्योंकि उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, उसके एटम्स की ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो अपने अपने एटम्स की ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दो तरह के बॉन्डिंग्स आए। अब हम इन पर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करने का मतलब है किसी और से जुड़ता है। और जुड़ने के दो रास्ते हैं, एक है आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल, ये बॉन्डिंग है दो तरह की, आयनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो आयनिक बॉन्डिंग अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं। कल हम देख चुके थे काफी कुछ इसके बारे में, और थोड़ा सा अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्डिंग के ही बारे में। तो आयनिक बॉन्डिंग होती है खास तौर पर एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में। और पॉजिटिव आयन का मतलब है एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। उदाहरण के लिए हम लेंगे सोडियम को, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब अगर हम सोडियम के एटम को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। यहां न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन है, बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी अगली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, और इसकी अगली ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन यहां पर इस एटम की बात की जाए तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये एलिमेंट दो उपाय लगा सकता है, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले आए, और या फिर ये अपना आखिरी वाला ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट का, इसे किसी को दे दे। क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसकी थर्ड ऑर्बिट ही काउंटिंग से बाहर चली जाती है। तो इस तरह इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाती है सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह ये एटम खुद को स्टेबल कर लेता है। कैसे? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसे डोनेट किया है, तो इस एटम के ऊपर चार्ज आएगा +1। क्यों आएगा? क्योंकि अब इसके पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली इसके पास नेट चार्ज है +1, +1। ये है सोडियम आयन, तो इसे लिखा जाता है Na पॉजिटिव आयन। यहां पर Na इसके नाम को और पॉजिटिव इसके चार्ज को, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो +1, और +1 को हम केमिस्ट्री में लिखते हैं प्लस। तो ये है Na पॉजिटिव आयन विच इज कॉल्ड कैटायन। हाँ दिव्यांश, मैसेज किया है तुमने, एक सेकेंड रुको। हाँ मेटल प्लस नॉन मेटल, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, इसी पे आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। यही आज का अपना टॉपिक भी है कि अभी हम बस कैटायन एनायन समझ जाए, इसके बाद जो तुमने लिखा है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो उस तरह देख रहे हैं हम। तो ये होता है कैटायन।
उसी तरह अब हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में। इसका नंबर है 17। और जैसा कि अभी हमने सोडियम बनाया था, अब हम सोडियम को अपडेट करके क्लोरीन बनाएंगे या एक नया सेपरेट एटम बनाते हैं। कैटायन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक कैटायन बन जाएगा। सो कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज। अब हम क्लोरीन बना रहे हैं, ये रहा उसका न्यूक्लियस जिसमें 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन। फिर पहली ऑर्बिट में रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 8 हो गए 10, तो बच गए 7 जो जाते हैं तीसरी ऑर्बिट में। तो यानी कि क्लोरीन की थर्ड ऑर्बिट में है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को मोटिवेट कर रहे हैं कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और ले आए और अपनी ऑक्टेट को पूरा करे। 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये कहां से लाएगा, तो शायद हमने थोड़ी देर पहले अभी सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया था और यही एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे क्या कि क्लोरीन का ये था न्यूट्रल एटम, जो नॉर्मली क्लोरीन का एटम होता है। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, इसकी वजह से इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और इस एटम पर ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उस समय पर ये जो बन चुका होगा वो होगा Cl नेगेटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, और ये एक एनायन होगा। खास बात ये, कैटायन के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, एनायन के नाम में आइड लग जाता है। तो ये तो सोडियम आयन ही है लेकिन ये क्लोराइड आयन हो गया है, और एनायन क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली कैटायन और एनायन ये दो चीजें अगर समझ में आ गई तो हम समझ सकते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नाम से ही बता रहा है ऐसा कंपाउंड जो आयन की मदद से बना हो। तो आयनिक कंपाउंड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी बॉन्डिंग जहां पर गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक बॉन्डिंग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, गिव एंड टेक बॉन्डिंग। कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है। अच्छा, इसमें गिव वाला जो है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यानी कि कैटायन, वो होता है मेटल। ये बात अभी आज समझना और जरूरी हो गई है क्योंकि आने वाला चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल पर ही बात करता है। तो शॉर्ट में रखें इन सारी बातों को तो हम ये कहेंगे कि वो सारे एलिमेंट जहां जो हम यहां देख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, वो कैटायन तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो मेटल होते हैं। और रिवर्स बोले तो मेटल ही वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आयनिक बॉन्डिंग हमेशा मेटल और नॉन मेटल के ही बीच में होती है। और अब इस पूरी कहानी को शॉर्ट करते हुए पीरियड टेबल से हम देखेंगे कि कौन सी लाइन मेटल्स की है और कौन सी लाइन नॉन मेटल्स की है। तो वो सारी लाइंस जिन पे प्लस चार्ज आएगा वो मेटल है और वो सारी लाइंस जिन पे माइनस चार्ज आएगा वो नॉन मेटल है। और शॉर्ट में देखें तो फर्स्ट लाइन पे +1 चार्ज आता है, यानी इस लाइन के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। और वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी आखिरी ऑर्बिट में शायद एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। ये आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी लाइन, ये +2 चार्ज होल्ड करती है जस्ट बिकॉज इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन सभी एलिमेंट्स के, और वो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा के खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो ये होता है सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन बैगन आलू गाजर तहरी, जिसे हम बोरॉन की लाइन कहेंगे, ये +3 है। फिर है कार्बन वाली लाइन, ये है +-4, क्योंकि ये लाइन 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना दोनों चाहती है। इसकी आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि दिए भी जा सकते हैं और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये खुद को 8 कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये +4 भी पॉसिबल है और -4 भी पॉसिबल है। बट द मेन थिंग कि ये पूरी लाइन आयनिक बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग सिर्फ +1 +2 +3 या -1 -2 -3 तक ही काम करता है। तो ये एक और खास चीज पता चलती है कि कार्बन की लाइन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो आयनिक तो ना होके कोवैलेंट कैटेगरी के ही कंपाउंड होंगे। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप की। तो ये -3 चार्ज होल्ड करता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इस लाइन के सभी एलिमेंट्स के एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रुप विच इज -2
फ्लोरीन ग्रुप -1 एंड लास्ट ग्रुप जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं उसका चार्ज है 0। यानी ये ना तो कुछ लेना चाहते हैं और ना ही किसी को कुछ देना चाहते हैं, ये अपने आप में पूरी तरह स्टेबल है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं गिव एंड टेक या आयनिक बॉन्डिंग। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, जहां मेटल्स गिव का काम करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं, और नॉन मेटल्स टेक का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, सो दैट दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाए। इतना जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे जल्दी से कोवेलेंट के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के जल्दी से नाम को लिख दें, जिस तरह हमने गिव एंड टेक शॉर्ट नेम दिया है आयनिक को। कोवेलेंट का दूसरा नाम है शेयरिंग। यहां पर ना कोई किसी को देता है ना कोई किसी से लेता है, अपनी अपनी चीजों को शेयर करते हैं। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि एलिमेंट सारे परेशान हैं, एटम सारे परेशान हैं, लेकिन इतने भी परेशान नहीं है कि किसी के पास कुछ भी ना हो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है और वो अपने उस कुछ ना कुछ से किसी तरह खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम आयनिक में तो देख ही चुके हैं। अब कोवेलेंट में ये चीज किस तरह करते हैं ये लोग, इस पर बात करेंगे। तो कोवेलेंट में ये किया जाता है, पहली बात तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के द्वारा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी यहां कोवेलेंट में मेटल्स का कोई रोल नहीं है, पहली चीज। अच्छा, नॉन मेटल अगर नॉन मेटल से जुड़ेगा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं। ये हम पिछली बात में सीख चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, टेक करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को पाना चाहते हैं। तो यहां तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, यानी कि कोई किसी को दे तो सकता नहीं है, दोनों लेने वाले हैं। इन दैट सिचुएशन ये क्या करते हैं, इसको ऐसे सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से, कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, पूरे नहीं कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन या कभी कभी पूरे भी, इनको शेयर कर लेते हैं कि मेरे वाले तेरे मान ले और तेरे वाले मेरे मान ले। ये कैसे होता है, अब इसको एग्जांपल से सीखते हैं। मान लेते हैं अभी हम ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो -2 की लाइन में आता है, और -2 की लाइन में आता है यानी कि वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल होने का फायदा ये है कि हम इसको आयनिक बॉन्डिंग सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोवेलेंट के लिए भी, और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पे स्टडी करेंगे अब हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पीरियड टेबल में अगर आप चेक करेंगे मिलेगा 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसके एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर होंगे 8 प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, अभी होंगे 8 टोटल। अब ये ऑक्सीजन का एटम परेशान है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। अगर इसकी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और चले जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये -2 की लाइन में आ रहा है बाय द व्यू ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, जो कि काफी आसान है आप समझ पाना कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो हमें यहां से जस्टिफाई हो गया। लेकिन कोवेलेंट के केस में ये नॉन मेटल कैसे काम करेगा, तो हम जस्ट मान लेते हैं कि हमारे पड़ोस में एक और ऑक्सीजन का एटम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला है वो O2 होता है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, और दोनों ऑक्सीजन के एटम है यानी दोनों नॉन मेटल है। और अगर दोनों नॉन मेटल हैं तो हम कह सकते हैं कि O2 एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड होगा, क्योंकि यहां पर दो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों नॉन मेटल हैं। तो इसकी मदद से अब हम सीखेंगे कि O2 कैसे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन को हम जान चुके हैं, इसके अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके खुद के लिए है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग के लिए नहीं है। बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंस है ये लास्ट वाले 6 की। ये 6 के बदले वो 8 चाहता है, ये इसका मेन टारगेट है। तो अब शेयरिंग किस तरह होती है हम इसको एक एग्जांपल से सीखेंगे, मेरे खुद के। तब स्क्रीन पे ध्यान देंगे कि ये कैसे होता है। मान लेते हैं कि मैं खुद एक ऑक्सीजन का एटम हूं और मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरह रखता हूं कि अपने लेफ्ट हैंड में मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और राइट हैंड में 2। क्लियर? तो यहां मेरे पास 4 और यहां मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह फैला देता हूं साइड में, मुझे इस 4 इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस तरफ है, तो मैं एक ऑक्सीजन का एटम इस तरफ 4, यहां पर 4 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा हुआ। मेरे बगल में मेरे जैसा एक और ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन उसने जस्ट अपोजिट किया है। उसके पास भी बाहर 6 इलेक्ट्रॉन थे, बट उसने अपने लेफ्ट हैंड में 2 और राइट हैंड में 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। और इस सिचुएशन में मैं अपना वाला राइट हैंड मेरे बगल वाले ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड से मिला लेता हूं इस तरह। तो मेरे राइट हैंड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पड़ोस वाले ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और हम दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे के साथ बांध लिए।
अब अगर हम अपने हाथ दोनों एक दूसरे से बांध कर चलते रहे जिंदगी भर, तो मेरे लेफ्ट हैंड में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ही, राइट हैंड में भी मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे दोनों हाथों में टोटल मिला के हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और सेम ये चीज मेरे पड़ोस वाले ऑक्सीजन के साथ हो रही हुई, क्योंकि उसके राइट हैंड में 4 इलेक्ट्रॉन थे और लेफ्ट हैंड में 2। बट मेरे राइट हैंड को पकड़ लेने से उसको भी ये फील हो रहा है कि उसके दोनों हाथों में 4-4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अल्टीमेटली उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यानी कि हम दोनों एक दूसरे का काम पूरा कर चुके हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन दे रहा हूं कि तुम अपना कह सकते हो पड़ोस वाले ऑक्सीजन एटम से, और पड़ोस वाला ऑक्सीजन एटम मुझसे कह रहा है कि तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपना कह सकते हो। ऐसा कहने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना लेकिन जरूरी है। और ये डायग्राम से समझते हैं किस तरह होता है। तो ये हमारा पहला ऑक्सीजन का एटम था जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक और ऑक्सीजन का एटम है जिसके पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उस दूसरे एटम ने क्या किया, पहले हम उसको अलग बनाएंगे और फिर उसको थोड़ा सा सही शेप देके देखेंगे कैसे उसने ये काम किया होगा। तो पहले उसके पास 2 यहां और 6 यहां थे, 1 2 3 4 5 6, ये 2 ऑक्सीजन के एटम थे। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम थोड़ा पास आते हैं, इतना कि इसके 2 इसके पास चले जाएं और इसके 2 इसके पास। तो हम ये थोड़ा पास कर देते हैं फिर से। ये ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के इस तरह पास आए कि यहां पर तो ठीक था न्यूक्लियस, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेकंड ऑर्बिट इसकी फर्स्ट ऑर्बिट से ओवरलैप हो गई। थोड़ा डायग्राम रफ हो गया है, बट अभी हमें इसकी सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि इस एटम की सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे इस वाले एटम के अंदर आ चुके हैं। सिमिलरली सेकंड एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि ये सब इसकी रेंज के अंदर आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हाँ, लाइन में ना होना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डायग्राम भी लाइन में नहीं है। एक्चुअल जो डायग्राम होता है वो काफी प्रॉपर होगा, इस तरह से काफी कम ओवरलैपिंग हुई, तो यहां ये इस तरह एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर डायग्राम जब हम देखेंगे तो इस तरह काम होता है, बट हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये सीखना है, जैसे मैंने अभी अपने हाथों में इलेक्ट्रॉन्स लेके दिखाए थे, काफी उस तरह काफी हद तक उसी तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, यही चीज कोवेलेंट बॉन्डिंग को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस का सहारा लेते हैं, डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर। उसको भी देख लेते हैं एक बार ताकि और क्लियर हो जाए। तो जैसे ऑक्सीजन के लिए डॉट्स बनाए, तो ये रहे 6 डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की बाहर वाली ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उन्हें 6 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एक और पड़ोस में ऑक्सीजन एटम है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए, इस तरह इन्होंने हाथ बांध लिए अपने, और ये हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन इस तरह। ये ऑक्सीजन की रेंज यहां तक चली गई है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और ये वाले ऑक्सीजन की रेंज यहां तक आ गई है, तो यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के हिस्से में आते हैं। तो इतना जान लेने के बाद अब हम क्लास 10 चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, को पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तो एक बार अब तुम लोग बताओ, आगे बढ़ जाएं यहां से, अब हम शुरू करके, इतना अगर क्लियर हो गया है तो। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांश, यश कहाँ है? यश चंदेल नहीं है यहाँ भी। चलो ठीक है, तुम लोग अभी यहीं बने रहो। अब अपन क्लास 10 चैप्टर 1 पर बात करना शुरू कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। होपफुली अगले 15-20 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है, अगर तुम प्रॉपरली ध्यान दे जाओ तो। काफी केयरफुल रहना, काफी आसान चैप्टर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें अपन यहाँ रख रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ना तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। हाँ देव,
सिलेबस चेंज का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि तुम्हारी बुक में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, वो चैप्टर्स में से कुछ कट जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं जो बोलूंगा उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पूरी की पूरी बुक पढ़ाने वाला हूं, तो वो बुक में से क्या काटेंगे क्या छाटेंगे इससे मतलब ही नहीं रखना है अपन को। हमें सब आता है, एग्जैक्टली हमें तो सब आता है, तुम्हें जितना पूछना है पूछ लो। समझ गए देव? तो अपन उस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। अपन को मतलब ही नहीं है कि बोर्ड कितना काट रहा है क्या काट रहा है, क्योंकि बोर्ड को रोज कुछ ना कुछ नया बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करने का। अपन पूरे ही कर लेंगे, बहाने ही खत्म हो जाएंगे सारे, है ना। तो अपन पूरे ही काम करेंगे। मैं कभी आधा काम करता भी नहीं हूँ कि बोर्ड कितना कटवा रहा है कितना छटवा रहा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले चैप्टर के नाम को ही एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबने घर में कागज में आग लगाई होगी। तो जब कागज जलता है तो एक गैस उड़ती हुई दिखाई देती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कागज तभी जल पाता है जब उस कागज को खुली जगह में जलाया जाए, बेसिकली खुली स्पेस में जलाया जाए। अगर उसे किसी बंद बर्तन के अंदर जलाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें आग लगेगी, जैसे ही बर्तन बंद होगा डब्बा बंद होगा और वो कागज जलना बंद कर जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन को जब मैं बोलूंगा, ध्यान सुनना, जब मैं बोलूंगा इंग्लिश में या हिंदी में, तो वो जो स्टेटमेंट है मेरा वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। जैसे यदि एक कागज को हवा की मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन तुम्हें बोलकर बताई हिंदी में। इसी प्रकार अगर इस स्टेटमेंट को मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं कहूंगा व्हेन अ पेपर इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन अ पेपर इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये भी मैंने सेम केमिकल रिएक्शन को इंग्लिश में बोला। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन का जो मेन डेफिनेशन है वो भी तुम्हें बुक से पढ़ना है, बुक से इतना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मेन डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर पुरानी चीजें खत्म होती हैं और नई चीजें बनती हैं। तो ऑब्वियस है पेपर खत्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, और इवन थोड़ी सी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई कायदे से। पेपर के साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन भी खत्म हुई, ऑक्सीजन दिख नहीं रही थी तो हम उसको गिन नहीं रहे हैं, बट एक्चुअल में तो कार्बन और ऑक्सीजन खत्म हुए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये हमने यहां देखा, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है ये यही सीख जाओ तो बीच में सिखाया गया है ये बात चैप्टर के, यही सीख गए तो अपन चैप्टर को और बड़े लेवल पे स्टार्ट कर पाएंगे। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी अभी जो मैंने दो स्टेटमेंट हिंदी और इंग्लिश में बोले थे, अब उन्हें मैं सिंबल और फॉर्मूले की मदद से शॉर्ट में लिख दूं तो वही चीज केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि C+O2 gives CO2 is a केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन शब्द तो वैसे ही मैथ से सुनते आ रहे होंगे, केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। तो वो बात जो अभी मैं इंग्लिश और हिंदी में बहुत फैला के लंबा चौड़ा करके बोल रहा था, जिसमें काफी टाइम बर्बाद हो रहा था और समझना शायद कॉम्प्लिकेट हो जा रहा था, वो काफी आसान हो गया सिंबल्स और फॉर्मुलेस की मदद से। इंक बच गई, पेन बच गया, टाइम बच गया, बचत ही बचत है। तो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की तरह देखना ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा फायदेमंद है। तो चैप्टर तो सेम टू सेम है, और एंड ऑफ द चैप्टर मतलब अंत में अगर हम इस चैप्टर के घुस जाए तो केमिकल रिएक्शन नहीं, हमें केमिकल इक्वेशन पर बात करनी है। हालांकि केमिकल इक्वेशन होती केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि रियल लाइफ में सी में O2 नहीं मिलता, कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बस हमें लेकिन जब पेपर पे लिखना है तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी दोनों में बैलेंस बना के चलना है। चीज एक ही है, रियल लाइफ में रिएक्शन है, पेपर पे इक्वेशन है। इतनी बात ध्यान में रखते हुए अब चैप्टर का उद्घाटन करते हैं। पहली चीज जो चैप्टर में सीखी जाएगी वो है कि यदि आपने दो चीजें मिलाई, क्योंकि अभी तो ये सिंपल एग्जांपल था। अब केमिस्ट्री में तुमने जो लैब में देखा होगा, टीवी वगैरह में या रियल लाइफ में भी, तो देखते हैं कि हम दो चीजें ऐसे बर्तन में डाल रहे होते हैं, एक टेस्ट ट्यूब से भी डाला, दूसरे से भी डाला, तीसरी भी डाल दी। तो इन सबको करना ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेसिकली ये दो चीजें अगर आपने मिलाई, कम से कम दो तो मिलानी पड़ेगी, एक रखोगे तो एक ही रहेगी। दो आपने मिलाई और उनसे कुछ नया बनेगा, जैसे अभी कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी,
अब हम ऐसी दो लिक्विड मान लें जिनको मिलाया तो उनसे एक तीसरी चीज बन गई है शायद, ये कैसे प्रूफ होगा? यानी कि दो चीजें एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर चुकी हैं, ये कैसे साबित होता है? तो इसके 5 तरीके हैं। आपको 5 में से अगर कोई एक चीज दिखाई दे रही है तो समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। इन्हें ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, पहचान, है ना, या गुण, किसी भी तरह से देख सकते हैं कि गुण क्या है, क्या उसकी पहचान है, क्या उसके लक्षण है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा इस चैप्टर का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी पे बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इक्वेशन एक ही बात है अभी, लेकिन रिएक्शन पे बात करनी है कि किसी केमिकल रिएक्शन के प्रमाण क्या है, सबूत क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे आसान बात, अब चैप्टर, हेलो हेलो, हाँ थोड़ा सा वो है ना नेटवर्क इशू हो गया था, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। सो नहीं नहीं नेट है, वो तो नेटवर्क इशू ही हो गया था थोड़ा सा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि अब हम चैप्टर में जैसे घुस चुके हैं, तो इस चैप्टर को शॉर्ट में मेमोराइज करने का भी एक ट्रिक बता देता हूं। इस चैप्टर को मेमोराइज करने का ट्रिक है 5+3+5, 5+3+5, कुल मिला के 13 बातें ये चैप्टर हमें सिखाना चाहता है, जिसमें से 5 अभी आ चुकी है। तो पहले हम शुरू करें उससे पहले हम इस कोड वर्ड को याद कर लें, 535। जिसने 535 याद कर लिया उसको ये चैप्टर जुबान पर रखा हो जाएगा, किसी किताब की जरूरत नहीं होगी। क्या है पहले 5? वो 5 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी आपने दो चीजें मिलाई, उनमें रिएक्शन होना शुरू हुई या नहीं हुई, ये साबित करने के 5 तरीके हैं। 5 में से कोई एक घटना वहां घट जाएगी तो कह देना कि केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या है वो 5 चीजें? पहला है, मैं ये कह रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और चैप्टर को शॉर्ट बनाने का तरीका है 5+3+5, यानी टोटल मिला के 13 बातें सीखनी है, जिसमें से पहली 5 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर दो चीजें मिलाने से केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को जानने के 5 तरीके हैं। 5 में से कोई एक इंसिडेंट होता दिख जाए तो कह देना केमिकल रिएक्शन हो गई। पहला इंसिडेंट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी गैस का निकलना। अगर आपने दो चीजें मिलाई और वहां से गैस उड़नी शुरू हो गई, गैस बन गई है और गैस उड़ना शुरू हो गई है, तो कह देना केमिकल रिएक्शन हुई है। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो अगर आपने कोई चीज मिलाई और कुछ कचरा जम जाए, जैसे कि पानी में फिटकरी घुमाने से जो कचरा बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट कह सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को पहले एक एक करके समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये है कि आपने दो चीजें मिलाई जिनमें दोनों में से कोई गैस नहीं थी, ऐसा मान के चलना है कि आपके पास दो लिक्विड थे या एक सॉलिड एक लिक्विड था, आपने इन दोनों को मिलाया और अचानक से गैस प्रोड्यूस हो गई, तो आप हैरान हो गए कि गैस तो थी ही नहीं, हमने तो किसी गैस को इन्वॉल्व नहीं किया। तो इन दैट केस श्योर हो जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई। उसी तरह आपने दो ऐसी चीजें मिलाई जिनमें कोई सॉलिड नहीं था, सॉलिड नहीं था कोई, जैसे कि ये दो लिक्विड मिलाए या एक लिक्विड और एक गैस मिलाई, ये भी हम देखेंगे, लिक्विड और गैस भी मिक्स किए जा सकते हैं, और फिर कोई सॉलिड चीज नीचे जाके बैठ जाए, तो ऑब्वियसली हैरानी होनी चाहिए कि ये सॉलिड बैठ कैसे रहा है, कुछ सॉलिड आया कैसे जो नीचे जाके सेटल कर रहा है। तो अपोजिट है एक दूसरे के, अगर गैस निकल रही है मतलब हमने शामिल नहीं की थी गैस, हमने दो अलग ही चीजें शामिल की थी और उनसे गैस बन गई। सिमिलरली अगर हमने सॉलिड को इंक्लूड नहीं किया था फिर भी सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें कहना चाहिए कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये हो गए दो, अब बचे 3। ये 3 और आसान है क्योंकि ये तीनों क्या है? चेंज। 3 है चेंज। तो क्या क्या चेंज देखते हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तीनों किसी प्रकार का चेंज है। तो पहला है चेंज इन कलर, लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, 3 है चेंज कलर। अगर आपने एक हरी और एक पीली चीज मिलाई और दोनों को मिलाने से काला हो गया, हरा और पीला मिलाने से काला पड़ गया कुछ, है ना, काला प्रोडक्ट बन गया, तो कह देना कि आप, हाँ दिव्यांश, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है जैसे पानी में फिटकरी घुमाते हैं तो देखा है कुछ कचरा नीचे जाके बैठ जाता है,
जो कचरा पानी में पहले तैर रहा था, ये शायद कहीं घुला हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं, फिटकरी के आते ही वो नीचे जाके बैठ गया। तो वो जो नीचे बैठ रही चीज है उसको ही प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन, किसी चीज का नीचे जाके जमते जाना। ठीक है, जैसे पानी में रेत डाल के उसको घुमाओ पहले, तो जब तक वो पानी घूम रहा है वो रेत नीचे नहीं बैठेगी, घूमती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे पानी शांत होगा तो वो रेत क्या बना लेगी, प्रेसिपिटेट बना लेगी। ठीक है, तो अपन ने अगर कुछ कोई ऐसी रिएक्शन की जिसमें कोई लिक्विड नहीं था, सॉरी सॉलिड नहीं था, कोई दो लिक्विड मिलाए, दो सॉल्यूशन लाए अपन और मिला दिए, और इन दोनों को मिलाने से हमने क्या देखा कि कोई चीज नीचे जाके बैठ रही है पाउडर के फॉर्म में या किसी सॉलिड के फॉर्म में नीचे जाके जम रही है, जबकि शुरुआत से लेके एंड तक हमने सॉलिड का कोई इंक्लूजन किया ही नहीं, सॉलिड को लाए ही नहीं। तो ऐसे केस में कह देना कि वो दोनों लिक्विड एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन कर गए हैं। ठीक उसी तरह कोई दो चीजें आपने मिलाई अलग अलग कलर की और तीसरा ही कलर पैदा हो गया, तो कह देना वहां भी केमिकल रिएक्शन हुई है। उसी तरह अगला है चेंज इन टेम्परेचर। आपने दो ठंडी चीजें मिलाई और उनके मिलाने से दोनों बर्तन गर्म हो गया। अब बर्तन ही साबित करेगा, आपको सोल्यूशन में उंगली डाल के नहीं देखनी है। आपने एक बर्तन था वो भी ठंडा था, दो लिक्विड थे वो भी ठंडे थे, लेकिन उन दोनों को मिलाते ही है ना कुछ गर्मी पैदा हुई, और गर्मी ऑब्वियसली किसको मिलेगी, बर्तन को मिलेगी जिसमें वो मिलाए गए हैं। तो बर्तन को बाहर से छू के देखा तुमने तो तुम्हें पता चला ये बर्तन तो गर्म हो जाएगा अभी 1 मिनट में। सही है सब। मेरा कनेक्शन ही बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है शायद। तो लैपटॉप पे होता है नहीं वो, लेकिन ये थोड़ा ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी अच्छे हैं और प्लस डेटा बैटरी ये भी कम खा रहा है। तुमने नोटिस किया हो तो क्या? ऐसा मतलब तुम लोग, हाँ तुम लोग अगर उसको देख करना चाहो तो वो प्रॉब्लम है ना, मतलब तुम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ। हाँ हाँ समझ गया। नहीं और इसके क्या है, मैं थोड़ा सा इसका बेनिफिट लेके क्या सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर खुद जो रेडी करके देगा उनको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तुमने जो आइडिया दिया था, है ना। तो इसमें क्या है तुम लोग भी इंक्लूड हो जाओगे, मतलब तुम्हारी भी आवाज वगैरह सब दिख रही है, वो सब शामिल है ना। चलो तो आगे देखते हैं। अब तो चेंज इन टेम्परेचर भी समझ में आ गया होगा। आखिरी है चेंज इन स्टेट, यानी आपने कोई दो लिक्विड मिलाए और रिजल्ट सॉलिड आ गया या गैस आ गया, या एक लिक्विड एक गैस मिलाया और सॉलिड बन गया कुछ, तो इसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट। यानी मिलाया कुछ और था सॉलिड लिक्विड में से और तीसरी स्टेट पैदा हुई, कुछ भी है ना, एक चेंज इन स्टेट देखने को मिल जाए। तो इन सभी से ये साबित हो जाता है कि कहीं पर वो केमिकल रिएक्शन देखने को मिली या वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब ऊपर शॉर्ट में जल्दी से सबका एक एक एग्जांपल लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि ये बात सही है। इन पांचों के होने से केमिकल रिएक्शन का सबूत मिलता है। तो एक सिंगल रिएक्शन लिखूंगा मैं खास स्पेशल वाली, जिसमें काफी सारे प्रूफ मिल जाएंगे। हाँ हाँ देव, नहीं नहीं नहीं, पांच में से कोई एक भी हो गया तो ही काफी है, समझ गए, मतलब पांचों एक साथ हो, पांचों हो गए तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, वो सबका एग्जांपल बन गई। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं वो इनमें से लगभग 3 या 4 का एग्जांपल है। ठीक है, क्या है वो कि सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है H2SO4। अगर इसमें जिंक मेटल की छोटी छोटी गोलियां डाली जाए, जिंक की, ठीक है, तो जिंक सॉलिड होता है, सिल्वर जैसा दिखता है, और आपने उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो क्या होगा, यहां पर ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट होता है वो बनेगा और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। हाँ हाँ दिव्यांश, वो तो अभी पढ़ेंगे, वो अगला 5 है, अभी मैंने 5 3 5 बोला है ना, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, वो आखिरी 5 है। अभी अपन किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है वो देख रहे हैं। तो पहली चीज जो ये शो कर रही है रिएक्शन, वो क्या बता रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि जैसे ही हमने दो चीजें मिलाई थी, एक लिक्विड थी एक सॉलिड थी, ठीक है, इनको लिख भी देता हूं मैं, जिंक शामिल हुआ था सॉलिड फॉर्म में, ऐसे लिखना है भी है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना नीचे सॉलिड लिक्विड, ये हमारी अगली चीज है, 3 5 3 5, याद रखो बार बार बोलूंगा मैं। तो पहले 5 तो खत्म हो गए,
अगले 3 में हमें यही सीखना है कि किसी इक्वेशन को और खूबसूरत कैसे बनाए, जैसे अब मैं बना रहा हूं। तो उन 3 में से एक तो मैं अभी कर रहा हूं। सॉलिड H2SO4 कैसा था? एक्वस। आज एक चीज और याद कर लो, चौथी स्टेट मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। AQ, AQ मतलब होता है कि ना तो वो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो चीज पानी में घुली हुई है। कभी भी कोई एसिड रिएक्शन में प्योर इस्तेमाल नहीं होता, याद कर लो। किसी भी एसिड को किसी रिएक्शन में प्योर रूप में इस्तेमाल नहीं करते, उसे पानी में घोल के हल्का करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज एक्वस, यानी लिक्विड ही मानना है, बट स्टिल डिफरेंस है। ZnSO4 भी क्या बना? एक्वस, क्योंकि ये सॉल्ट है, पानी में घुल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या बनी? गैस। तो ध्यान से देखो, तो पहला तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम्म तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब दूसरी चीज जो देखने मिली वो क्या है? चेंज इन स्टेट, क्योंकि शुरू किया था सॉलिड और एक्वस से और एंड हो रहा है एक्वस और गैस पे। तो चेंज इन स्टेट का भी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ही जिंक और H2SO4 मिलेंगे तो ये जो ZnSO4 है ये गर्म होगा, ठीक है। बर्तन गर्म हो जाएगा। हाँ देख, केमिस्ट्री का चैप्टर 2, मैं भी वही बोल रहा हूं, केमिस्ट्री का चैप्टर 2। क्या नाम है पता है इसका? केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझे? हाँ, तो कोई भी एसिड, नहीं नहीं, अरे नाम में ही पता चल गया। केमिस्ट्री में किसी भी एसिड को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, एक्वस करके इस्तेमाल करना है। किसी भी बेस को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, एक्वस करके इस्तेमाल करना है। और किसी भी सॉल्ट को, बेस नहीं पता होगा है ना अभी, चूना सुना था ना कल? चूना, चूना बेस है एक तरह से। जो भी चीज एसिड को कट कर दे वो बेस है, उल्टा एसिड का दुश्मन। केमिस्ट्री में एसिड का दुश्मन, ठीक है। जैसे कल मैंने एक और चीज बनाई थी, MgO, बोल रहा था ना पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की गोलियां खाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की गोली क्यों खाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, और ये कब खाना है? जब पेट में एसिडिटी हो गई हो। एसिडिटी समझ रहे हो क्यों होती है? बाइल जूस सुना होगा, बाइल जूस पेट में बनता है लीवर से, उसमें उसमें एसिड होता है। तो अगर तुमने खाना नहीं खाया तो भी एसिड तो गिरेगा। उसको तो यही पता है कि शाम को 6 बजे हमारे भैया खाना खा लेते हैं, तो तुमने शाम को नहीं खाया, तो उसने एसिड गिरा दिया। अब ये एसिड गिरता है कहाँ? खाने पे। तो कोई जलन वलन नहीं होती, हमें जलन नहीं होती, लेकिन अगर तुमने उस दिन पेट खाली रखा तो तुम्हारे पेट पे गिर जाएगा। समझ गए बात? तुम्हारा जो पेट है ना, रियल पेट, उस पर गिर जाएगा ये एसिड, और उसमें पेट जलेगा। इसको बोलते हैं एसिडिटी, जलन, ठीक। अब इस जलन को ठंडा करने के लिए क्या करो? कोई बेस डाल दो तुरंत वहीं। तो खाना खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन तुरंत क्या करो? एक बेस की गोली खा जाओ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड खा लो, या चूने की बत्ती खा जाना, मजाक नहीं कर रहा, चौक खा लेना। चौक भी खा जाओगे तो भी तसल्ली मिल जाएगी, सत्ता है ना बेस। इवन एसिड रेन सुनिए, एसिड रेन। अब ये प्रॉब्लम आ गई है, एसिड रेन होने लगी है। तो एसिड रेन का इंसानों को और लोगों को, बिल्डिंग्स को तो इतना नुकसान नहीं होता है जितना किसको हो गया है पता है? खेतों को। इंडिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर खेतों में बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया है, खेत में ही गिरता है पानी जाके। तो
हेलो हेलो। हाँ, तो लास्ट वाली बात सुन ली थी, क्या बोल रहा था मैं कि इंडिया और दुनिया भर के किसान भी इतने चालाक हो गए हैं कि जब मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो भी उसमें क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं। समझ गए? तो काफी हद तक उनकी मिट्टी बैलेंस हो जाती है ताकि फसल खराब ना हो, क्योंकि समझ सकते हो फसल पे जब एसिड लग जाएगा तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसानों को पहले समझ में नहीं आता था कि उनकी फसल क्यों बर्बाद हो रही है, दाने कमजोर आ रहे हैं, so on, सारी प्रॉब्लम्स है। बट अभी ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया एसिड उनकी मिट्टी में आ गया है, मिट्टी की एसिडिटी बढ़ गई है। तो एसिड और बेस होते हैं एक दूसरे के दुश्मन। मेन चीज ये है जो हम चैप्टर 2 में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पहले अपन, ठीक है ना। आज हमने देखा कि किसी केमिकल रिएक्शन को साबित करने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। कहीं पर केमिकल रिएक्शन है उसके 5 तरीके हैं जिसमें से हम 2-3 एग्जांपल देख चुके हैं। अब आज तुम लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है या कोई भी रेफरेंस है अगर तुम्हारे पास, तो उसको यूज करो। हाँ, बुक है तो बुक, और तुम जो रेफरेंस दिखा रहे थे वो भी, तो कुछ भी जो, अच्छा 9th की थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस बुक में जब तुम पढ़ोगे तो बुक को एक एक शब्द पढ़ना, तब तुम्हें मिलेगी ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई। उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और पांचों के कोई ना कोई प्रूफ भी दिए हैं। जैसे मैंने ये रिएक्शन दी कि इसमें प्रूफ हो रहा है कि इन पांचों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और कुछ कभी कभी तो 2 या 3 चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। तो ये ऐसे और भी एग्जाम्पल, कौन कौन सी रिएक्शन और है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो चलो। हाँ, एक और एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिखी चुका था वो देख लो। C+O2 को ही देखो जरा ढंग से। C+O2 में C कैसा था, सॉलिड। O2 कैसी थी, गैस। बना क्या, गैस। तो पहले तो चेंज इन स्टेट ही हो गया, चेंज इन स्टेट। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, हीट पैदा हुई, हीट पैदा हुई। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो हीट भी बनती है, तो यहां प्लस में हीट भी लिख सकते हैं। हालांकि हीट एक प्रोडक्ट नहीं है बट लिखते हैं, ये प्रैक्टिस में है, चलता है ये भी, ठीक है। क्या चीज, मतलब केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन। हाँ, यही करना है अभी, असल में करना ये है, लेकिन इनको अप्लाई करते हुए, नोटिस करते हुए कि क्या हो रहा है। जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, तो बता सकते हो कि हाँ, चेंज इन स्टेट इज हैपनिंग, चेंज इन टेम्परेचर इज हैपनिंग। तो ये इस तरह स्टडी करना है रिएक्शन को रियल लाइफ में, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो बुक से, और कल अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है। हाँ, अरे मैं आज ही कर सकता हूँ, अभी भी 15 मिनट का और बचा है, लेकिन अपन और अच्छे से थोड़ा डिटेल में कल पूरा समराइज कर देंगे ना इसको, ठीक है। हम्म, चलो तो क्लास एंड कर रहे हैं दिव्यांश, कल मिलते हैं ना। और तूने तो पढ़ रखा है ये चैप्टर में, समझ गया ना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है तेरे को अच्छे से। तो अभी जो और देखा उसको अच्छे से मन में बैठा ले, 5-3-5 इतना ये चैप्टर वैसे तो है ना जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह ही याद करो जो मैं बता रहा हूँ तो और जल्दी होगा। तो पहला है ये 5, इन पांचों के 2-2 एग्जाम्पल याद कर लो। 2 ऐसी रिएक्शन जिनमें गैस एवोल्यूट होती है, 2 जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रैक्टिकली देखा तो साल भर में इतनी सारी रिएक्शन आएंगी अब कि तुम्हें इनको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको समझने की जरूरत है। इतने एग्जाम्पल आएंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में कि ढेरों तो तुम देख के पहचान जाओगे, ये लो इसमें गैस उड़ रही है, इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें कलर बदल रहा है। तो ऐसी भी कोई लोड नहीं है कि ढूंढ ढूंढ के रिएक्शन जमा रहे हो तुम इनके लिए। साल भर ओपन माइंड से रहना, तो तुम खुद ही देख रहे होगे कि ये रिएक्शन इस वाली की है, उस वाली की है, ये इस कैटेगरी में है, ये उस कैटेगरी में है। तो कल मिलते हैं, क्लास कर रहा हूं मैं एंड, ठीक है। चलो बाय, सेम टू यू।